सबने पढ़ा था आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, याद है सबको? आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन की एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पर करी, किसके सिद्धांत पर? प्लांक के क्वांटम थ्योरी पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर करी। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से प्रकाश जो लाइट है वो किससे बना होता है? लाइट किससे बनी होती है? लाइट किससे बनी हुई है? प्रकाश किससे बना है? ऊर्जा के, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में बनता होता है, उनमें चलता है। हर पैकेट में एक डेफिनेट एनर्जी होती है, हर पैकेट की एक निश्चित ऊर्जा होती है जो किसके बराबर होती है? E इज इक्वल टू एच न्यू। जहां ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट होता है, एच है प्लांक का नियतांक, ई है आपतित फोटॉन, आपतित प्रकाश की ऊर्जा, एनर्जी है। क्लियर है सबको? जिसको लिखा जाता है किसमें? जूल। किसमें लिखते हो? जूल में। न्यू पता है ना फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं है? अब उन्होंने बताया यही लाइट जब किसी के ऊपर गिरती है, किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? फोटॉन सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को, अंदर के किसी एक इलेक्ट्रॉन को, जो सबसे बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं देता है, उसको देता है तो कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। आपको वो नहीं ध्यान देना है, ठीक है? कॉम्पटन इफेक्ट भी जैसा होता है, जैसे मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी क्लास वाला जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हो। केमिस्ट्री में बैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिजिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, है कि नहीं है? यही तो चीज है। लेकिन अगर उसको दे देगा ना तो वो ऑलरेडी उसके पास, सोचो, ज्यादा एनर्जी आई, ज्यादा एनर्जी, खूब ज्यादा एनर्जी आई, और उसको केवल थोड़ी सी एनर्जी ही चाहिए भागने के लिए, तो वो क्या करेगा? थोड़ी एनर्जी लेकर के वो भागेगा, और बची हुई फिर फोटॉन की कुछ एनर्जी बची रह जाती है, तो कम एनर्जी का नया फोटॉन बन जाता है। वो कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, वो आपको ध्यान नहीं देना है। उसके लिए आपतित फोटॉन की जो एनर्जी होती है ना, आपतित फोटॉन की एनर्जी वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? किलो। ध्यान से देखना, अगर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में है, सबने इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबको पता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है? वो काइनेटिक एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने पर वो गेन करता है, वो है काइनेटिक एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू क्या होती है? जूल में लिखते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻34 19 कूलाम। कूलाम या जूल? जूल। कूलाम नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है? E इक्वल टू EV होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा जाता है। E अगर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, बहुत ज्यादा, जो इंसिडेंट फोटॉन है बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर के गिर गया, तो आपको पढ़ाया जाता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव, जिसमें नया फोटॉन कम एनर्जी वाला बनता है और बाहर तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही निकलता है। और एक और चीज है बेटा, अगर E इक्वल टू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा जैसे कहते हैं तुम लोग, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, 10⁻3, 10⁻6, तो आपको पढ़ा जाता है पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें हैं, आपको इन सब चीजों को नहीं पढ़ना है, केवल आपको क्या पढ़ना है? ये चीजें पढ़ना है। यानी अब इस पूरे चैप्टर में जो एनर्जी है वो ज्यादातर हमें किसमें देखने को मिल सकती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमें आंसर भी ज्यादातर किसमें देना चाहिए? क्या ये बात यहीं से माइंडसेट क्लियर होता चलता है कि इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होना चाहिए। ये सब होगा तो अलग अलग हो जाएगा। ये बात समझे ना? तो अंदर के किसी एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, एनर्जी देने के बाद खुद का अस्तित्व खत्म कर देता है और वो गायब हो जाता है। और वो गायब होने के बाद क्या करता है? वो जो अंदर का इलेक्ट्रॉन है क्या करता है? अंदर का इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करा या, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर आया, ऊपर आने में काम किया, और काम करने के बाद बची हुई काइनेटिक एनर्जी में चला गया। यानी E इज इक्वल टू, आप सबने लिखा था E इज इक्वल टू सर एच न्यू, सॉरी E ना डायरेक्ट नहीं, W प्लस के मैक्सिमम हो जाता है। ये हो गया आपका। यहां से अगर आप फार्मूला लिखिए तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू के मैक्सिमम या हाफ mv स्क्वायर। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन। यही हो गया आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसका जनरल एक्सप्रेशन भी कल दिया गया था सबसे लास्ट में, याद होगा सबको, C/λ और C/λ नॉट करके। तो जो के मैक्सिमम आया, के मैक्सिमम का फार्मूला क्या है? आइए मैं समझाता हूं आपको और सारे लॉस को एक्सप्लेन करता हूं। जो पहला फार्मूला हमारे पास है के मैक्सिमम, वो है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कर लिया कॉमन, मैंने लिखा न्यू माइनस न्यू नॉट। फार्मूला समझ में आता है सबको ये वाला? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपने सीखा था कि सर हाफ mv, अरे वही चीज ऊपर वाला ही है, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू HC 1/λ माइनस 1/λ नॉट।
दोनों फार्मूला याद है सबको? ये दोनों फार्मूला याद है तो फिर सवाल वगैरह भी लग सकते हैं, मैं यही उम्मीद करता हूं। और सबने इसमें सीख रखा है E इक्वल टू नया फार्मूला जो आपने सीखा, हर फोटॉन की नई एनर्जी हो, एक निश्चित ऊर्जा होती है जो कि एचन्यू ही होती है। इसमें कोई घटा बढ़ी, कोई कम ज्यादा नहीं हो सकती, जिस हिसाब से फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखिए तो आप सबने पढ़ रखा है। अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहला लॉ आपको क्या बताता है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का सबसे पहला लॉ ने क्या कहा था कि एक निश्चित मान फ्रीक्वेंसी का, आपतित तरंग आवृत्ति का, है ना, एक निश्चित मान होना चाहिए या तो उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो एमिशन नहीं होगा। अगर सोचो न्यू का मान, पहला एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव या निगेटिव? न्यू कम हो गया, न्यू नॉट ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा। क्या काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो सकती है? असंभव। तो जब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वेलोसिटी, अगर तुम्हारे दिमाग में आया नहीं सर हो तो सकती है, अगर वेलोसिटी आगे के बजाय पीछे ले ले, अरे v स्क्वायर होता है। v काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। सपने में भी नहीं सोच सकते कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और सॉरी नेगेटिव हो सकती है। तो क्या यहां से पहला लॉ पता चला? पहला लॉ की एक्सप्लेनेशन हुई कि नहीं हुई? इस इक्वेशन से ये डिफाइन करा, अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है तो के मैक्सिमम क्या होगा? नेगेटिव होगा। और ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। एमिशन होगा कि नहीं होगा इसमें? एमिशन होगा या नहीं होगा इसमें? यहां कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है, कोई उत्सर्जन नहीं होगा। दूसरा, अगर हमें और समझाया जाए तो उसमें ध्यान से देखिए, वो फिक्स वैल्यू है, उसका नाम क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देहली आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। दूसरा, आगे अगला सवाल आता है लेमडा को लेकर के। किसको लेकर के? लेमडा को लेकर के। ये देखा गया। अच्छा, मैं आपको और दो फार्मूले बता रहा हूं, उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं क्योंकि वो है अंडरस्टैंडिंग का फार्मूला, तब हम लेमडा की ओर चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या है। वेव ऑप्टिक्स में सब लोगों ने बार बार इंटेंसिटी को टारगेट करा था। उन्होंने बताया इंटेंसिटी ये तो एनर्जी वो, यही तो है ना। क्या चीज है उस चीज को समझते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जिसकी यूनिट क्या होती है, कोई बताएगा? इंटेंसिटी का यूनिट, तीव्रता का यूनिट, तीव्रता का यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड या फिर वाट पर मीटर स्क्वायर, ये होती है क्या चीज? इंटेंसिटी। अब जो भी इंटेंसिटी है पर सेकंड, समझ बताने की कोशिश करें, ध्यान से देखना क्या चीज बताई जाती है। पावर का फार्मूला सबको पता है ना, पावर इज इक्वल टू W/T, जूल पर सेकंड। इसको दिमाग में टारगेट करके रखे रहिएगा। इंटेंसिटी आपने क्या सीखा? आपने कहा कि एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू, यही तो तुम पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने। ठीक है, इंटेंसिटी इक्वल टू U/80, तभी तो आपने यहां से क्या बनाया? जूल पर सेकंड बनाया ही बनाया, इंटू एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तभी तो आपने क्या लिखते हो? इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर, तभी तो लिखते हो ना ये सब चीज। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम लोग। पावर वगैरह डिफाइन करते हैं कि जो फोटॉन जो आ रही है एनर्जी, ऊपर से रेडिएशन आकर के किसी मेटल के सरफेस से गिर रही है, उसके लिए फार्मूला एक लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये मान के चले कि देखो कई सारा फोटॉन आएगा, लाइट एक थोड़ी आएगी, बहुत सारी लाइट आकर के गिरेगी ना, तो बहुत सारी लाइट आकर के गिरेगी तो फोटॉन एब्जॉर्ब करे जाएंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। दिमाग में सबके ये बात आ सकती है कि भाई जितना फोटॉन गिरा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए। ये गलत है। ऐसा मत सोचना कि जितना फोटॉन आएगा उतना ही होगा, ये बिल्कुल गलत है। इसको क्वांटम इफिशियंसी, क्वांटम दक्षता के नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा, आपतित फोटॉन की संख्या ज्यादा होगी और जो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कम होगी, निकलने वालों की संख्या कम होगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, बताऊंगा अभी मैं, इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा यहाँ के मदद से। अभी आपको क्या ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्रति सेकंड आपतित फोटॉन की संख्या, आपतित फोटॉन की संख्या है कि नहीं है, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इन पर यूनिट टाइम इज स्मॉल n। अब स्मॉल n बहुत कई बार पढ़ चुके हो, Q इक्वल टू NE में, I इक्वल टू NE या VD में, V इक्वल टू N लैम्डा, है ना, V इक्वल टू C/N, कई जगह पढ़ चुके हो। ये n बहुत जरूरी चीज है। और आज भी एक n फिर से आ गया इस वाले चैप्टर में भी। n क्या है? प्रति सेकंड पर यूनिट टाइम में कितना फोटॉन आकर के इंसिडेंट हो रहा है, उसकी एनर्जी बतानी है। अब एक फोटॉन की एनर्जी hν, n फोटॉन की एनर्जी nhν। ये समझ में आ रहा सबको? n फोटॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? nhν। तो जो इंटेंसिटी लिखी गई ना उसको ध्यान से देखो, nhν,
NE लिख देता हूं मैं, रुक जाओ मिटा के लिखता हूं, तुमको समझाता हूं मैं दोस्त, और बढ़िया स्टैंडर्ड तरीके से ताकि तुम समझ पाओ। I इज इक्वल टू NE, I इज इक्वल टू NE, जैसे Q इक्वल टू NE वैसे I इक्वल टू NE वैसा, लेकिन ये अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज हो जाओगे सब। E इज इक्वल टू H न्यू, तो I इक्वल टू NE, बट ये इंटेंसिटी किसमें है, ये इंटेंसिटी किसमें है बेटा, ये यहां पर क्या लिखोगे आप, अरे इंटेंसिटी फार्मूला क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर ना, क्या कैसे बात करते हो, इंटेंसिटी फार्मूला क्या लिखा गया, वाट पर, मतलब यहां पर क्या क्या चीजें हैं, जूल भी है, नीचे एरिया भी है, और नीचे सेकंड है कि नहीं है, पहले बता दो, यहां पर है कि नहीं है सारी चीजें, ये पर सेकंड, ये 1/2 सेकंड कौन लेकर आया, ये लेकर आया कि नहीं आया, वन, समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को, 1/2 सेकंड किसके वजह से है, क्या लिखा है, प्रति सेकंड आपतित फोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इन पर यूनिट टाइम n, तो n क्या आएगा, n अकेला आएगा 10 नहीं, 10 पर सेकंड, 10 फोटॉन पर सेकंड, 20 फोटॉन पर सेकंड, तो ये नीचे वाला सेकंड आया, तो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा वॉट, और एरिया अगर इधर आ गया, तो अगर एरिया इधर आ जाए तो I इंटू ए, इंटेंसिटी इंटू एरिया बराबर क्या हो जाएगा NE, और सबको पता है अब जूल क्या बचा, जूल पर सेकंड बचा ना तुम्हारे पास, जूल पर सेकंड बचा, इसका मतलब आपके पास हो जाएगा केवल वाट ही तो बचा, तो ये हो जाती है पावर का फार्मूला, पावर इज इक्वल टू IA, पावर इज इक्वल टू NE, पावर इज इक्वल टू IA और पावर इज इक्वल टू NE, और जनरली इंटेंसिटी का जो फार्मूला आप सबने याद कर रखा है I इज इक्वल टू NH न्यू, जो आपको ये याद में रखते हुए चलना है, बाकी आपको पावर अगर ध्यान में देखते हुए चलना है तो केवल आपको ये याद रखना है P बराबर NE भी होता है और P बराबर IA भी होता है, A क्या है एरिया, I क्या है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, N क्या है प्रति सेकंड आपतित फोटॉनों की संख्या, E क्या है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, है ना, E इक्वल टू H न्यू, वो चीजें हो जाती हैं। तो यहां पर ये देखो आपके सामने लिखा भी गया है I इक्वल टू NH न्यू, ये ध्यान में रखिएगा। अब तुम फार्मूला कैसे याद रखते हो मैं तुम्हें याद भी कराता हूं। इस समय ठंडी का माहौल भी चल रहा है, मौसम भी चल रहा है ना, जो पीने वाले हैं वो खूब पी के टुर्न रहते हैं, तो उनका टारगेट क्या है, मुझे पीनी है, और जब वो पीने को पा जाते हैं तो कहते हैं मैंने पिया भी, पीनी भी है और पिया, मैं कहा नहीं तुम लोगों ने क्यों नहीं पिया, तुम्हें पीना भी नहीं है बेटा, मैं मुझे पीनी है के, ठीक है, फार्मूला समझ में आया, याद रहेगा, P बराबर NE, P बराबर IA, ये दोनों चीज याद रखना ताकि न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना आने पाए, फिर ठीक है। चलिए अब आगे लेके चलता हूं मैं इधर वाले कॉन्सेप्ट पर। सोचो जितना ज्यादा फोटॉन आएगा, जितना ज्यादा फोटॉन आके गिरेगा, क्या उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, सोच के बताओ इस चीज को, जितना ज्यादा फोटॉन आके गिरेगा उतनी ही ज्यादा, तभी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी नहीं होगी, तो फोटॉन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी या नहीं होगी, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाते जाओ तो एनर्जी बढ़ती जाएगी कि इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, सोच के बताना, सोच के बताना बेटा, पीट डालूंगा मैं। अगर नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड इंक्रीज करोगे तो क्या बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी या एनर्जी बढ़ेगी, सब लोग बताओ, नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी ना कि एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी तो फिक्स है, कितनी है H न्यू, वो तो फिक्स है, ये बात समझ में आ रही सबको, H न्यू फिक्स है, H न्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर एनर्जी, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने पर कौन बढ़ता है, इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ती है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक, जब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा तो जितनी एनर्जी है वो तो फिक्स रहने वाली है, तो क्या हाफ mv स्क्वायर ज्यादा होगा या वही रहेगा, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी वही रहेगा या बदल जाएगा, बताओ सोच के जल्दी बताओ, वही रहेगा या बदल जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी एनर्जी तो वही रहेगी, H न्यू तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वर्क फंक्शन भी सेम है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही रहेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी, यहां से क्या पता चलती है, काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटेंसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, एनर्जी में कोई चेंज आया नहीं आया, नहीं आया, तो यहां से क्या पता लगा, काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ I, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तीव्रता कितनी ज्यादा हो रही है या कितनी कम हो रही है। तो किससे फर्क पड़ता होगा, सोचो
किससे फर्क पड़ता होगा? अगर न्यू बढ़ाया जाए, अगर न्यू बढ़ाया जाए तो क्या एच न्यू बढ़ेगा? एच न्यू बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब इंटेंसिटी बढ़ रही है वो बात अलग की है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने और घटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता काइनेटिक एनर्जी पर। लेकिन जब एच न्यू बढ़ेगा, एच न्यू बढ़ेगा, न्यू बढ़ाओगे, न्यू नॉट फिक्स है, जब एच न्यू बढ़ेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपने आप बढ़ती चली जाएगी? यहां से ये भी पता चला कि हाँ काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। तो क्या ये तीसरा प्रूफ भी हो गया इस इक्वेशन से? तो देखो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दिया वो ऑब्जर्वेशन से मिलाते चल रहे हैं वो लोग, है कि नहीं है? तो यहां पर ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगी? एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो कौन चीज बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ये हो गया आपका सर प्रूफ, सारा प्रूफ हो गया, सब जितना पढ़ना था। सबसे लास्ट वाला टाइम लैग होता है ना, कि कोई टाइम लैग, सबसे लास्ट वाला क्या पढ़ा था सबको? टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं होता है। देखो पहला लॉ ये प्रूफ हो गया, दूसरा तीसरा इसमें आ गया, चौथा ये आ गया, पांचवा है टाइम लैग का, कि जब फोटॉन आकर के गिरेगा तो कोई टाइम लैग नहीं होता है, अगर एक इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर सेट रहती है ना एक फिक्स अमाउंट पर, तो उसके लिए कोई झंझट कोई झमेला नहीं है, सीधे समझना है। फार्मूले आज के दो नए कौन से हैं? P बराबर एन, ये ऐसे मत याद करना, ये बराबर IO इक्वल टू NE और NH न्यू, P इक्वल टू NE, N मत भूल जाना, N फोटॉन की संख्या नहीं है, N क्या है फिर? प्रति सेकंड फोटॉन की संख्या है। तुम भूलोगे, मैं पक्का बता रहा हूं, जैसे तुम n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रखते हो, कहते हैं n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कहोगे n बराबर फोटॉनों की संख्या। अबे गधो, n बराबर प्रति सेकंड आपतित या उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या रखोगे, आपतित ही रखोगे फिलहाल तुम। और अगर पूछ लेना, अगर मान लो आपको ये पता हो और ई पता चल जाए, पूछे बताओ कितना फोटॉन आके गिरा, बताओ ना, मत तो सीधे इसी फार्मूले से जाकर के बताओगे। चलिए अब आपका अगला टॉपिक आता है फोटॉन के बारे में। सब फोटॉन के ऊपर स्टडी हो रही है, तो अगला टॉपिक शुरू होता है फोटॉन के बारे में, और नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन। फोटॉन का पार्टिकल नेचर, क्योंकि फोटॉन किसके रूप में चल रहा है? फोटॉन क्या है? क्वांटा, क्वांटा मतलब पैकेट, तो फोटॉन पार्टिकल नेचर के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, कण कण रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, है ना, पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन। फोटॉन को कण माना जाता है, ठीक है, फोटॉन को कण माना जाता है, कण है ही, लेकिन कैसा कण है वो भी बताते चलते हैं हम लोग, ठीक है। टॉपिक का नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन, फोटॉन की कणीय प्रकृति, है ना। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या फोटॉन, जो कहना चाहो, प्रकाश की कणीय प्रकृति, ब्रैकेट में फोटॉन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटॉन। अब यहां से सब याद करते चलिएगा, ठीक है। नाउ योर चैप्टर इज अबाउट टू एंड विद इन नेक्स्ट 30 मिनट और 20 मिनट्स, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की कौन सी प्रकृति? कण प्रकृति, और जिसे आप लोग किसके इक्विवेलेंट दिखाएंगे? फोटॉन के। लेकिन उसको जानेंगे कि फोटॉन के बारे में क्या है। तो सबसे पहले फोटॉन है क्या चीज, सबको पता है ना। हर फोटॉन की, फोटॉन क्या चीज है? लाइट किससे बनी है? फोटॉन से। लाइट फोटॉन ही है, फोटॉन के रूप में चल रही है, ये बताया गया है ना। और हर फोटॉन की एक डेफिनेट एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं, एवरी फोटॉन हैज डेफिनेट एनर्जी। प्रत्येक फोटॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है कि नहीं है? ये लिखा होगा सब लोगों ने, एवरी फोटॉन हैज एच न्यू एनर्जी, सम डेफिनेट एनर्जी, कुछ एक निश्चित ऊर्जा होती है जो कि लिखी जाती है E इक्वल टू एच न्यू, जहां पर न्यू है उसकी आवृत्ति लाइट की, और एच क्या है? प्लांक का नियतांक, है कि नहीं है। अब E इक्वल टू एच न्यू हमने लिख दिया। अब E इक्वल टू एच न्यू जो कि किस में आएगा? H के बारे में पता है सबको, 6.6 इंटू 10⁻34। यूनिट नहीं पता किसी को? जूल पर मीटर, जूल पर मीटर भी आंसर आया था। जूल इंटू सेकेंड। न्यू, न्यू है फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट आएगा पर सेकंड, इसका यूनिट आएगा पर सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स। तो सेकंड से सेकंड कटेगा तभी तो जूल आएगा। तो इसको मैं, और इसको क्या लिख सकता हूं? इसको और लिखने का तरीका क्या है? E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। E इक्वल टू, इसको अगर मैं और लिखने की कोशिश करूं तो लिख सकता हूं E इक्वल न्यू बराबर C अपॉन लेमडा। तो फार्मूला हो जाएगा मेरा E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है। अब अगर H कांस्टेंट है कि नहीं, C कांस्टेंट है कि नहीं, है
है या नहीं है? एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, लेमडा बदलेगा तो ई बदलेगा, नहीं बदलेगा? लेमडा बदलेगा तो ई बदलेगा, लेमडा कम होगा तो ई ज्यादा होगी, और लेमडा ज्यादा होगा तो ई, इसीलिए लेमडा के एक मैक्सिमम वैल्यू के आगे जाकर के एमिशन नहीं होता था। याद होगा आप लोगों को, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? न्यू मिनिमम होता है लेकिन लेमडा मैक्सिमम, पढ़ा था तुम लोगों ने? तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, और इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है। अब सबने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में एनर्जी का ऑर्डर क्या पढ़ा है, जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? किसमें पढ़ोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर लेमडा पता हो, लेमडा ज्यादातर आपको किसमें दिया रहेगा, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, या फिर शायद जिसमें भी देगा, लेकिन हम लोग ज्यादातर याद टारगेट रखेंगे लेमडा हमारा किसमें होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम। किसमें होना चाहिए? इफ लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में है तो ई को डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है E इक्वल टू 1 2 3 7 5, 4 5 नहीं है, 1 2 3 7 5 अपॉन लेमडा। लेमडा किसमें हो, एंगस्ट्रॉम में है, तो एनर्जी किसमें आ जाएगी आपकी, एनर्जी किसमें आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ये तरीका हो जाएगा अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में पता होता है तो डायरेक्ट लिखने का तरीका। ठीक है, शॉर्टकट सीधे लेमडा एंगस्ट्रॉम में पता हो, फोटॉन की एनर्जी पूछ ले, सीधे 1 2 3 7 5 बटे लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, सीधे। और सोचो ये उल्टा भी हो सकता है क्या, लेमडा पूछा हो और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता हो, तो इधर कर दो और इधर कर दो। एनर्जी अगर किसमें पता हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लेमडा उधर कर दो, एनर्जी नीचे कर दो, सीधे बता दोगे वेवलेंथ कितनी आएगी, और एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा। किसमें आंसर आएगा, एंगस्ट्रॉम में। ये तरीका हो गया फोटॉन के बारे में कुछ बातचीत। उसके बाद अगली बात आती है, पहला तो हो गया एनर्जी, पहला किसके बारे में बात हो गया, एनर्जी। अब क्योंकि फोटॉन को क्या मान के चल रहे हो आप लोग, पार्टिकल, तो मोमेंटम भी पढ़ना पड़ेगा। मोमेंट पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, मोमेंटम, संवेग। फोटॉन के पास केवल ऊर्जा ही नहीं है बल्कि फोटॉन के पास क्या होता है, संवेग। याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था मोमेंटम P इक्वल्स टू U अपॉन C। संवेग याद होगा, P इक्वल्स टू U अपॉन C। तो U था एनर्जी, तो मैं U के बजाय मेरी एनर्जी क्या होगी, E। तो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। मोमेंटम ऑफ फोटॉन आपका आएगा P इक्वल्स टू E अपॉन C। E इक्वल टू PC याद रख लो, या P इक्वल टू E अपॉन C। लेकिन इसका फार्मूला तुम, E का फार्मूला तुम्हें आता है, आता है नहीं आता है E का फार्मूला, बताओ क्या होता है E का फार्मूला? हाँ, P इक्वल टू लिखोगे H न्यू अपॉन C, एच सी अपॉन लेमडा इंटू सी, सी से सी कट गया, क्या आया, H अपॉन लेमडा। इंप्लाइज करता है P का नया फार्मूला H अपॉन लेमडा। ये हो गया फोटॉन का मोमेंटम बताने का तरीका। H प्लैंक कांस्टेंट है, लेमडा उसकी वेवलेंथ है, समझ में आया ना। ये हो गया फोटॉन का संवेग, कैसे फोटॉन का संवेग बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे और बता देता हूं, जो बस यही दोनों जरूरी था बेटा बाकी सब देखो बकवास बातें। अब बकवास शुरू करते हैं। सबसे तीसरी बात कहा जाता है, फोटॉन को क्या बताया गया है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसे कहा गया फोटॉन। फोटॉन किसी मैटर का पार्टिकल नहीं है, किसी द्रव्य का कण नहीं है, ये चीज याद रखना। नहीं तो सोचो फोटॉन इज अ पार्टिकल, तो तुम सोचो जैसे ये, अगर मैं इसमें से कुछ तोड़ के बाहर लेकर आऊं तो क्या वो पार्टिकल माना जाएगा इस मैटर का कि नहीं माना जाएगा, माना जाएगा, क्योंकि इसी में से तोड़ के बाहर निकाला। लेकिन लाइट के बारे में सोचो तो, लाइट बनी है फोटॉन से, वो किसी मैटर का पार्टिकल नहीं है। फोटॉन इज नॉट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, वो किसी द्रव्य का कण नहीं है। इट इज नॉट, वो किसी द्रव्य, फोटॉन किसी द्रव्य का कण नहीं है। जब द्रव्य का कण नहीं है ना, बताता हूं अभी, इट इज नॉट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, ये किसी द्रव्य का कण नहीं है, इसलिए इसका रेस्ट मास लिखा जाता है 0। फोटॉन का रुका हुआ द्रव्यमान क्या लिखा जाता है, 0। बहुत तेजी से चल रहा है तो मास वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन रुका होगा तो इसका कोई मास नहीं होता है। इसी चीज को ध्यान रखना, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब ये कोई मैटर का पार्टिकल ही नहीं है, इसलिए उसका रेस्ट मास क्या कहा जाता है, 0। फोटॉन का रेस्ट मास क्या होता है, 0। देयरफॉर इट्स रेस्ट मास, इसका विराम द्रव्यमान। आपसे पूछा जाता है फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, एमसीक्यू में सीधा पूछेंगे। तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है बेटा, रुका होगा फोटॉन, क्योंकि मैटर का पार्टिकल है नहीं। मेरा सवाल सुनो, तुम लोग इसका आंसर ऐसे कैसे दे सकते हो, अगर देना चाहो तो ये बता सकते हो भाई फोटॉन का
विराम द्रव्यमान क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि जैसे हम लाकर तराजू पे रखेंगे वो निकल के चला जाएगा, तौल ही नहीं पाएंगे, इसलिए उसका द्रव्यमान कितना होता है भाई? वो लगातार चल रहा है, रुकेगा है ही नहीं। लाइट कभी रुकती है? अगर लाइट रुकती होती तो एक बार लाइट ऑन कर दिया और फिर मैं क्या कर देता? बंद कर देता, लगातार उसमें रुकी रह जाती। क्या ऐसा होता? ऐसा होता है? लाइट क्या हमेशा मोशन में रहती है? लाइट हमेशा। तो फोटोन कभी ये रुकता नहीं, इसलिए रेस्ट मास क्या बता दिया गया? 0। इट्स रेस्ट मास m0 इज 0। 0 होता है, ये चलता नहीं है। लेकिन आपसे फिर कौन सा मास बोला है इन्होंने? रेस्ट मास 0 है। तब तो जब मोशन में होगा तब तो मास आ जाएगा, जब मोशन में होगा तब तो मास आ जाएगा, जब वो गति में होगा तब उसके पास मास होगा। और गति वाला मास बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं चौथा चीज, है ना, इट्स मास इन मोशन। इसका गतिक द्रव्यमान 0 नहीं लिया जाता, इसका गतिक द्रव्यमान 0 नहीं लिया जाता, और उसको बताया जाता है क्योंकि ये लगभग लाइट ही है, लाइट ही तो चल रही है ना। तो आइंस्टीन का वो एनर्जी वाला इक्विवेलेंट रिलेशन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर, अभी डेल्टा एमसी नहीं स्क्वायर, केवल इक्वल टू लिखा जाएगा एमसी स्क्वायर। तो इट्स मास इन मोशन ई दिया जाता है ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर से, यहां से एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपॉन सी स्क्वायर। ये यहां से आप उसका गतिक द्रव्यमान बताना चाहें तो बता सकते हैं, एम इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। बट आपको ये सब में चक्करों में पढ़ना ही नहीं था, आपको ये बातें याद रखनी थी। रुका हुआ द्रव्यमान उसका 0 कंसिडर करते हैं। और क्या क्या बताया जा सकता है फोटॉन के बारे में? भाई सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज न्यूट्रल। अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में सबने इसके लक्षण में लिखा था, वैद्युत चुंबकीय तरंग उदासीन होती है, पढ़ा था सबने। और प्रकाश क्या कैसी तरंग है, कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी तो वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो और यही तो है लाइट, यही तो है फोटॉन। तो फोटॉन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा या चार्ज होगा? फोटॉन उदासीन होगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिबेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अरे उदासीन है भाई, तो इसको किसी से कोई दिक्कत नहीं होती है, तो लिखेंगे इट इज न्यूट्रल, ये उदासीन होता है, इसको कोई डेविएट नहीं कर सकता। इट इज न्यूट्रल, ये उदासीन होता है। ठीक है, ये इतनी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, सब लोगों का चैप्टर का नाम याद होगा ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन का दो नेचर, वेव वाला भी और पार्टिकल वाला भी। आप सबने वेव पढ़ के ही आए हो और पार्टिकल हो गया, लेकिन अभी तक केवल पार्टिकल पढ़ा। मैटर का डुअल नेचर कैसे पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ने चलते हैं वेव नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य की तरंग प्रकृति, कण की तरंग प्रकृति या द्रव्य की तरंग प्रकृति, वेव नेचर ऑफ मैटर। वेव नेचर ऑफ मैटर, द्रव्य की कौन सी प्रकृति? तरंग प्रकृति। ये क्या चीज है? इसको बताने के लिए आते, जैसे शुरू में बातें हो नहीं रही थी कि नहीं ये कण है, ये लाइट है, वो ये है। अब जैसे लाइट को सबने क्या बताया? जरूरत पड़ी तो तरंग यानी वेव मान लिया, और जरूरत पड़ी तो कण मान लिया, पार्टिकल मान लिया। तो जब लाइट, जो कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब जो चीज हमारे पास नहीं है, जब उसमें ये बातें हो रही हैं, फोटोन, एनर्जी, ऐसे सारी बातें हो रही है, मोमेंटम, इन सब चीजों की बात हो रही है कि जब उसमें दो नेचर एग्जिस्ट कर सकता है, तो हमारे पास ये जो वेव है, मतलब मैटर है, इसमें जो पार्टिकल हैं वो क्यों नहीं, वो तो पार्टिकल है ही, वो क्यों नहीं वेव हो सकता? इसको बताने के लिए डी ब्रॉगली आते हैं, और वो एक्सपर्ट लुइस डी ब्रॉगली। क्या इनके बारे में कभी पढ़ा है आप लोगों ने? डुअल नेचर को सबसे ज्यादा प्रमोट करने वाला बंदा है कि नहीं है? डी ब्रॉगली क्या चीज है? डी ब्रॉगली, लुइस डी ब्रॉगली, वो बताते हैं कि जिस प्रकार से लाइट दोनों नेचर एग्जिस्ट कर सकता है, वैसे किसी मैटर का पार्टिकल भी पार्टिकल नेचर तो होता ही है, वो भी कैसा नेचर एसोसिएट कर सकता है अपने साथ? वेव नेचर, तरंग प्रकृति एग्जिस्ट कर सकता है। और इसी के उसके वजह से जो तरंगे हैं ना, उसे कहते हैं तरंग प्रकृति। समझ में ना? वो कण की कैसी प्रकृति में आता है? तरंग प्रकृति। और उनके द्वारा जो तरंगे बन रही हैं उन्हें कहा जाता है मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे। तुम्हारे यहां क्वेश्चन आता है व्हाट आर मैटर वेव्स? ठीक है, तुम्हारे यहां क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट आर मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो द्रव्य तरंगे कौन से तरंगे हैं भाई? कोई जिस प्रकार से प्रकाश में दोनों लक्षण होता है, द्रव्य कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, क्योंकि वो तरंग ही है लेकिन कण प्रकृति भी पढ़ते हैं उसका, है कि नहीं है? उसी हिसाब से किसी द्रव्य का कण तो है ही, और उसके पास, ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ वेव, मैटर
ये देखो मान लो कोई मैटर है ना, मैटर के अंदर क्या होता है, एटम, ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन, बाहर कौन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसकी स्पीड वगैरह आगे एटम वाले में पढ़ोगे 2.2 × 10⁻⁻⁴ लगभग 6 मीटर पर सेकंड होती है किसी ऑर्बिटल में, ठीक है, ये आगे पढ़ाया जाएगा आगे वाले में, अगले चैप्टर में। बट यहां ये इलेक्ट्रॉन बड़ी रफ्तार से चला है, इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, अरे लगभग स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ और इसकी स्पीड लगभग 10⁶, तो लगभग तो इक्विवेलेंट ही है ना, बस 100 गुना ही तो कम है, कितना कम बस 100 गुना। जैसे लाइट, सन यहां से कितनी दूर है, 150 करोड़ किलोमीटर, पर 150 तो करोड़ किलोमीटर है 150 तो है, है ना, दिल्ली 586, 150 जितना होगा जोड़ लेना, ले चलेंगे, हाँ हाँ ठीक है। तो वही चीज सीखना है, इसके पास स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो है, क्या चीज है ये, पार्टिकल तो है, लेकिन स्पीड ज्यादा है, तो ये कैसा नेचर एसोसिएट करेगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है, और इसी को कहते हैं मैटर का वेव नेचर। द्रव्य की कैसी प्रकृति, तरंग प्रकृति, ये होता है। और उसको बताने का तरीका जो आपने फार्मूला पढ़ा सेम, सब कुछ नहीं बदला है, सबको पता है ना, क्या कौन कौन सा फार्मूला पता है कि इसकी एनर्जी कैसे हम बताते हैं, तो इसकी एनर्जी इज इक्वल टू एम सी, ध्यान देखना है पार्टिकल ना, क्या चीज है, पार्टिकल है, अगर स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट चलेगा तो हम लोग एनर्जी लिखते हैं इक्वल टू mc², वो एनर्जी हो जाएगा। इसका मास है कि नहीं है, इसके पास एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगा, तो इसके लिए अगर हमें वेव नेचर में आएगा, तो वेव नेचर में हमें सबसे जरूरी चीज हो जाता है इसमें कि वेव होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, सबसे बड़ी चीज वेव में, वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य, क्या पढ़ते हैं हम लोग, वेवलेंथ, जिसे क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य पढ़ते हैं, E = mc², और E = किसी फोटॉन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, फोटॉन के करस्पॉन्डिंग, E = hν, दोनों को मिलाओ तो mc² = hν, mc² = hc/λ, ये से ये कट गया, mc = h/λ, यहां से लैम्डा = हो जाएगा h/mc, m × c क्या कहलाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू स्पीड, क्या मोमेंटम हो जाएगा, तो फार्मूला लैम्डा = h/p, जहां c है वहां v रख के मैं दिखा सकता था, सब कुछ हो जाता, ठीक है, ये कर दे, न्यू = v/λ, mc² के यहां पर mv², इस तरीके से ये दिखाया जा सकता था। फिर आप ऐसे सीखने में जल्दी हो जाती है। लैम्डा = h/p, ये किसी द्रव्य की तरंग की तरंगदैर्घ्य है, द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा = h/p, किसी मैटर वेव्स की वेवलेंथ है, लैम्डा = h/p। अब इसको एक और वेवलेंथ के नाम से बताया जाता है, उनका नाम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसी को किस वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, डी ब्रॉग, यही तरंग, क्योंकि इसको बताने वाला कौन था, डी ब्रॉगली, वही है सबसे बड़े प्रमोटर डुअल नेचर को, प्रकाश वो मैटर की द्वैतीय प्रकृति को डिफाइन करने के लिए डी ब्रॉगली ही आते हैं, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहीं से शुरू करते हैं। अब सबको पता होगा लैम्डा = h/p, और सबको पता होगा p = होता है, p = वो सब छोड़, काइनेटिक एनर्जी वाला, √2m काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा = h/p की जगह पर √2m काइनेटिक एनर्जी, ये समझ में आया टर्म, लैम्डा = h/√2m के। तो यहां से अगर आप चाहो तो और फार्मूला बना सकते हो, चाहो तो और बना भी सकते हो, और बनेगा भी, क्या बनेगा वो देखो ध्यान से, ये पहला हो गया डी ब्रॉगली, ये दूसरा हो गया डी ब्रॉगली, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा के बराबर जानते हो सब लोग, काइनेटिक एनर्जी के = दूसरी पोटेंशियल वाला के = EV, ये लिखते हैं। अरे तुमको पढ़ाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले में के = यार EV नॉट वगैरह करके पढ़ रखा है तुमने, तो के की जहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, EV, तो h/2me, जहां भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, या फाइनल वेलोसिटी, क्या है बेटा, क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट है बेटा, h/2me, क्या बदल सकता है, v, तो मैं फार्मूला सही लिख रहा हूं, वो देखो ध्यान से, h/, अलग कर रहा हूं, ध्यान से,
2me, ये अलग अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट v, ये हो जाएगा h अपॉन रूट 2me कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आती है ओवरऑल अंडर रूट 150। कितनी आती है? अंडर रूट 150। तो अंडर रूट 150 बटे अंडर रूट v इंटू 10⁻⁻20, बाहर आया 10⁻⁻10 मीटर, ये आता है। अब 10⁻⁻10 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, दोनों के लिए एक लगा सकता था, दोनों के लिए एक अंडर रूट 150 बटे v। ये रखो, सॉल्व करोगे ना तो आएगा। सोचो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा जब एग्जाम था तब यही आया था, डी बराबर ये तब आया था उस समय, और डेरिवेशन कुछ नहीं पता था, ऐसे कर दिया सीधे अब पहुंच गया सीधे, मुझे आंसर पता था बस। लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 अपॉन v, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और अब आंसर किस में आएगा? किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। अंडर रूट 150 की जगह पर देखो 12 बराबर है 144 होता है, नहीं होता है? 12 गुणे 12 करोगे 144 आएगा ना। मतलब ये 12 के पास है कि है कि नहीं है? 12 के पास क्या? 12 से थोड़ा सा आगे है, 12 से थोड़ा सा आगे है। तो लिखा जाता है लेमडा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट v एंगस्ट्रॉम। ये समझ में आया ना? जैसे जैसे v बढ़ाते जाओगे अंडर रूट v, जैसे जैसे v बढ़ाते जाओगे, समझो ध्यान से, v बढ़ाओगे तो अंडर रूट v वाली वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। अरे 4 करोगे तो 2 आएगा, है कि नहीं है? और 16 करोगे तो 4 आएगा, 36 करोगे तो 6 आएगा, तो 6 आएगा तो लेमडा वैसे वैसे धीरे धीरे घटता जाएगा, है कि नहीं है? ये बात समझ में आ रही ना? तो अगर रूट भी और ये लेमडा को लेकर के हम लोग एक बात करें, कहां से कर दूं, कहां से कर दूं, ठीक है। अब लेमडा और रूट भी, सबको एक चीज पता है ना, जैसे जैसे रूट भी बढ़ेगा लेमडा घटेगा या बढ़ेगा। तो ग्राफ फॉर लेमडा एंड रूट भी, लेमडा एंड रूट भी सबको पता है सर, ये बढ़ने पर ये घटेगा, ये बढ़ने पर ये घटेगा। तो उसके लिए जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, ये समझ ना। रूट भी बहुत कम होगा तो लेमडा बहुत ज्यादा होगा, ये देखिए। और अगर जैसे जैसे आप रूट भी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लेमडा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये तो हो गया इसके लिए ग्राफ। लेकिन सोचो जरा, अब मेरा एक सवाल है, रूट भी बढ़ाने पर लेमडा कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। सोचो रूट भी के बजाय अगर मैं 1 अपान रूट भी करूं, रूट भी के बजाय 1 अपान रूट भी करूं और तब ग्राफ लूं, तो क्या रूट भी ऊपर चला जाएगा? तो रूट भी बढ़ाने के साथ साथ लेमडा वो वाला हो जाएगा उस समय। तो अगर 1 अपान रूट भी बढ़ रहा हो, रूट भी बढ़ रहा है, रूट भी क्या हो रहा है? तो लेमडा घट रहा है। रूट भी बढ़ा, लेमडा देखो नीचे आ रहा है, आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और जब रूट भी ये चलने लगा तो लेमडा ये हो गई। और रूट भी बहुत कम है, लगभग 0, तो देखो कितना इंफिनिटी पे दिखा रहा है। अगर ये 0 करता हूं तो लेमडा वैल्यू क्या आएगी? इंफिनिटी। देखो ग्राफ कहां जा रहा है? एकदम इंफिनिटी पे जा रहा है। तो ये ग्राफ यहां क्लियर हो गया, पहला वाला। दूसरा जो हमें समझना है, किसके किसके बीच में? लेमडा और रूट भी के बीच में नहीं देखना है, बल्कि हमें किसके देखना है? लेमडा और ग्राफ फॉर लेमडा एंड 1 अपान रूट भी। सीबीएसई का फेवरेट ग्राफ, ठीक है, यूपी का तो नहीं बट सीबीएसई का फेवरेट ग्राफ है ना, ग्राफ फॉर लेमडा एंड 1 अपान रूट भी। अब सबको ये बात का पता है कि सर अगर अब तो रूट भी बढ़ाओ तो 1 अपान रूट, समझ, मेरी बात समझ में आ गई है सबको यहां तक? ये वाली क्लियर है? रूट भी बढ़ाएगा तो लेमडा घटेगा, बट अगर 1 अपान रूट भी बढ़ेगा तो लेमडा तो वही उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है उसके लिए जो ग्राफ आने वाला है वो आपका आने वाला, ये हो गया लेमडा, ये हो गया 1 अपान रूट भी, ये बढ़ेगा तो आपका ग्राफ ऐसे मिलेगा। तो दोनों वाला ग्राफ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, कब ये आता है कब ये आता है, ठीक है। ये केवल रूट भी वाला आता है और ये रूट भी वाला, अब दोनों साथ साथ चलेंगे, इसलिए ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पर। नोट्स बनाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। करते हैं न्यूमेरिकल का सेशन। धन्यवाद।